आज से 10 साल पहले अगर हम देखते हैं हम किस तरीके का बीमारियां ज़्यादा होती थी। 10-15 साल या 20 साल पहले प्लेग, मलेरिया, कॉलेरा, हैजा, ये सब बीमारियां काफ़ी कॉमनली होता था। लेकिन आजकल कौन सी बीमारियों के नाम ज़्यादा सुनाई देती है? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब बीमारियां आजकल कॉमन हो रही है। इन सब का वजह क्या है? अगर हम इनकी वजह देखेंगे, आप खुद भी समझ सकते हैं। आजकल इन सब बीमारियों को, जैसे पहले जो बीमारियां होते थे उनको हम बताते थे इन्फेक्टिव डिजीज़, यानी कि वो किसी कीटाणु के इन्फेक्शन की वजह से होता था। लेकिन आजकल के जो बीमारियां हो रही हैं इनको हम लाइफस्टाइल डिसीजेस बोलते हैं, यानी कि ये जीवन शैली की वजह से, आज की जो हम जीवन शैली है, हमारे जो रहन सहन है उसकी वजह से हो रही है। इसका दूसरा एक नाम है जिसको हम क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिसीजेस कहते हैं। क्रॉनिक मतलब लंबी समय तक, और डिजेनरेटिव मतलब एक खोखलापन होने की वजह से ये बीमारियां हो रही है। तो क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज़ का मतलब ये हो रहा है, जितने भी हम इन लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में बात किए हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, ये सब ओवरनाइट नहीं होता है। मतलब एक दिन बीमारी नहीं था, आज बीमारी हो गया। ये लंबी टाइम है, हमारे अंदर जो कमियां चलते आती है उसकी वजह से एक दिन पता चलता है कि एक बीमारी हो गया। जैसे कैंसर की गांठ भी अगर बनता है तो कैंसर की गांठ जब तक पता चलता है तो कम से कम 6 महीना, साल, 2 साल से ऊपर वो अंदर कैंसर की गांठ बन रही है, तब पता चलता है कि कैंसर की गांठ बन गया और एक दिन डायग्नोसिस हो जाता है। सो ये बीमारियां एक बार आ गया तो ज़िंदगी भर साथ देते हैं, इसीलिए इसको क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज़ बोलते हैं और लंबी टाइम तक ये इलाज इसके चलता है। और जैसे ब्लड प्रेशर है, एक बार शुरू हो गया तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हमें उसकी दवाई लेना होता है। डायबिटीज़ का भी लाइफ टाइम इलाज करना होता है। सिमिलरली कैंसर भी वैसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया तो डेफिनेटली क्यूरेबल है, बट काफ़ी बीमारियां हमारे आज पॉपुलेशन में अर्ली डिटेक्शन नहीं होती है। ज़्यादातर मरीज़, करीबन 55% ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट एडवांस्ड स्टेज में आते हैं, अर्ली स्टेज में नहीं आते हैं। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये कॉमनली अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, बट हमारी पॉपुलेशन में, हमारी लोगों में इतना अर्ली स्टेज में कम पाया जाता है। प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो उससे पहले हमें ये पता लगाना है कि किस वजह से ये हो रहा है। अगर कुछ वजह हम देखेंगे, कुछ कॉमन कॉजेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट तनाव, यानी कि स्ट्रेस। आजकल के जीवन में, जीवन शैली में हमारे तनाव बहुत ज़्यादा है। हमारे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, काम की वजह से, हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन के वजह से, आर्थिक हालात की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा है। फैमिलियल रिलेशंस के, आपस में जो रिलेशंस है उसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा है। तो हम ज़्यादातर टाइम में एक तनाव में जीते हैं। और पोल्यूशन अगला वजह है। पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये सब चीज़ें हैं। फिर एक माइंड पोल्यूशन है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा तनाव में जीते हैं। और दूसरा चीज़, एक हाई इसकी वजह है, बीमारियों की वजह है, दैट इज़ ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। मोटापा इतना ज़्यादा हो रही है, दिल्ली एनसीआर में स्टडी हुई है, करीबन 22 से 32% स्कूल गोइंग बच्चे ओबीस है। और इसका वजह हमारे जो खाने पीने की जो ढंग है, हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। हमारी जो प्रॉपर न्यूट्रिशनल जो फूड हम लेते नहीं हैं। और बच्चों तो स्पेशली जब भी उनको जंक फूड मिलता है तो वो उसको प्रीफर करते हैं। सो ओबेसिटी हैज़ बिकम सच अ मेजर प्रॉब्लम। ओबेसिटी, ये इसको ग्लोबल ओबेसिटी कहते हैं, यानी कि ग्लोबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस के रिस्क फैक्टर बनती है ओबेसिटी। और अगला ये है न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस, हमारा जंक फूड जो खाते हैं, जिसके बारे में हमने बताया। और न्यूट्रिशनल में भी हम जितने भी हम फल सब्जियां आजकल मिल रही है उसमें इतना केमिकल्स है, उतना पेस्टिसाइड्स है, और जितना परमिसिबल लेवल से बहुत ही हज़ारों गुना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स है हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में। और उसके अलावा हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज है। जितना हम एक ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जहाँ पे हम एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम नहीं करते हैं, और टीवी के सामने हम रिमोट लेके बैठ जाते हैं, काउच पोटैटोस बन जाते हैं। और
बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो घर के सामने स्कूल की बस आती है और वापस स्कूल में उतारती है। बिल्कुल हमें चलने फिरने की मौका ही कम मिलता है। जब भी हम ऑफिस भी जाते हैं तो हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, स्टेयरकेस को आजकल इस्तेमाल कम करते हैं, हालांकि हमें करना चाहिए। हाँ, ये सब कॉजेस है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसके बारे में जितना भी बताएं उतना कम होता है, वो है ड्रिंक्स एंड स्मोकिंग वेदर एंड यूसेज ऑफ टोबैको। इनफैक्ट टोबैको इन एनी फॉर्म, वेदर इट इज़ चाहे वो स्मोकिंग टोबैको हो या चबाने वाली च्यूइंग टोबैको हो, किसी भी तरीके से तंबाकू इस्तेमाल करने से बीमारियां बढ़ जाती है। और ये बहुत ही नोन फैक्टर है बहुत सारे बीमारियों की, सिर्फ कैंसर की ही नहीं, बहुत सारे अलग बीमारियों का भी वजह है। ड्रिंक्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, वो भी बहुत सारी बीमारियों की वजह है। इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे हम 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ कहते हैं, यानी कि 4 मेन बुनियादी चीज़ है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं हम इन सब लाइफस्टाइल डिसीज़ से बच सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हम इसको अर्न बोलते हैं, अर्न प्रिंसिपल, EARN। अर्न मतलब हमें अपनी सेहत को कमाना चाहिए, हमें हेल्थ को अर्न करना चाहिए। सो E फॉर एक्सरसाइज। हम अगर नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। हम सबको जानकारी है, एक होता है जानकारी, दूसरी होती है एहसास। जानकारी सबको है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, हर रोज़ हमें कम से कम 1 घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या हम करते हैं? क्या हमारे पास इतना टाइम है? ये आपको पता है, आप खुद जानते हैं आपके बारे में। और जैसे जानकारी और एहसास के बारे में, बहुत सारे मरीज होते हैं जो तंबाकू या तो तंबाकू चबाते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं। वो जितना भी कोशिश करते हैं तंबाकू छोड़ना, लेकिन नहीं छोड़ते हैं। जिस दिन उनको पता चलता है कि आपको कैंसर हुआ है, उसी दिन, चाहे वो 1 बंडल पीने वाला हो या 2 बंडल पीने वाला हो, उसी दिन उनका सिगरेट बंद हो जाती है, बीड़ी बंद हो जाए। यहाँ पे एहसास हो जाता है कि हाँ, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। जानकारी पहले से होता है लेकिन अब एहसास हो गया। जिस दिन एहसास होता है उसी दिन चाहे जितने भी वो एडिक्टेड हो वो बंद हो जाता है। तो ये एक और चीज़ दिखाता है, अगर हम चाहे तो हम किसी भी दिन इसको बंद करते हैं। कैंसर होने तक इंतज़ार करने का क्या ज़रूरत है, ये आप सोचिए। दूसरा है एटीट्यूड, A फॉर एटीट्यूड। लिविंग विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि अगर हम एक सकारात्मक सोच के साथ अगर हम ज़िंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमारी ज़िंदगी की जो टोटल लाइफ स्पैन जो है करीबन 7.5 साल एक्सटेंड हो सकता है। अगर एक हेल्दी ज़िंदगी अगर 7.5 साल एक्स्ट्रा मिल सकता है तो कैसे रहेगा? तो एक सकारात्मक सोच के साथ रहने से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तीसरा चीज़ एडिक्वेट रेस्ट, R फॉर रेस्ट। तो अगर हम सब जानते हैं कम से कम 6 से 8 घंटे हमें नींद की ज़रूरत है, लेकिन क्या हम 6 से 8 घंटे हम सो पाते हैं? नहीं। हम इतनी हमारे कॉरपोरेट ज़िंदगी में, इतनी तनाव भरी ज़िंदगी में हम 5 घंटे भी अगर सो पाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो हम सब जानते हैं और कोशिश करना चाहिए हमें कम से कम 6 से 8 घंटे हमें रेस्ट मिले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ न्यूट्रिशन। हम सब जानते हैं हमें अच्छा बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, लेकिन क्या हम आजकल जो फल सब्जी हमें मिल रही है उसमें कितना केमिकल्स है, उसकी जो पौष्टिकता जो है, एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एज वेल एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है जहाँ पे ये कहा जाता है कि हमारे जो आजकल जो हमें खाना पीना जो मिल रही है उसकी जो पौष्टिकता, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो करीबन 40 से 44% घट गया है। इसको न्यूट्रिशनल गैप यानी कि डाइटरी गैप कहते हैं। तो यानी कि जो आज से 10-15 साल 20 साल पहले जो खाना पीना मिलता था, अगर हम वही उन्हीं फल सब्जियों को आज से 15-20 साल पहले जो खाते थे और आज जो खाते हैं, उसकी जो पौष्टिकता जो मिल रही थी वो करीबन 40% घट गया है। तो अगर हमें या तो 40% ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन हम खा नहीं सकते, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत पड़ सकता है। उसके बारे में मैं बात आगे बताऊँगा। सो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? डाइटरी गैप को हम अगर वो करना है तो हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, और हमें अच्छा क्वालिटी प्रोटीन्स प्रॉपरली लेना चाहिए। फिर अच्छा क्वालिटी का फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, उसको लेना चाहिए।
और मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में बात करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। मल्टीविटामिन्स मिनरल हमें एक रेकमेंडेड डेली अलाउंस जो WHO के द्वारा रेकमेंडेड है उतना हमें लेना चाहिए। उसमें मेनली 13 विटामिन 11 मिनरल्स हमें लेना होता है। अगर हम इसको भरपूर मात्रा में लेते हैं तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। और तीसरी एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बोलने से पहले मैं कुछ फ्री रेडिकल्स जो इन सब लाइफस्टाइल की एक वजह है जिसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये एक फ्री रेडिकल जो हमारे खाना जब पचता है ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइन होता है उसमें एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ये फ्री रेडिकल पूरे शरीर में हमारे खून के ज़रिए घूमता है और जहाँ पे भी ये फ्री रेडिकल हमारे शरीर को अटैक करता है वहाँ पे उसकी डैमेज शुरू होता है। जैसे खून की नस के अगर असर होता है तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। हमारी जो हृदय है, हार्ट है, इसकी अगर जो ब्लड वेजल्स यानी कि खून की नल की जो अगर इफेक्ट होता है तो उसमें वो ब्लॉकेज हो सकती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकती है। अगर ब्रेन की खून की नल की को ब्लड वेजल्स को अफेक्ट करके तो वो स्ट्रोक हो सकता है यानी कि लकवा हो सकती है। और इसी तरह है अगर जॉइंट्स को अफेक्ट करता है तो आर्थराइटिस हो सकता है। और जो हमारे सेल के अंदर जो DNA है जिसको हम सेल की सॉफ्टवेयर कहते हैं, अगर इसको अफेक्ट किया तो इसका एक ऊपर असर हो गया तो एबनॉर्मल DNA हो जाता है। एबनॉर्मल DNA से जब नए सेल बनते हैं वो एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं, धीरे धीरे एबनॉर्मल सेल्स इकट्ठे होकर कैंसर बन जाता है। तो फ्री रेडिकल डैमेज से हम बच सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ कुदरती चीज़ अवेलेबल है जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। मेन एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? विटामिन C, विटामिन E और सेलेनियम होता है। और भी बहुत सारे फाइटोफैक्टर्स कहते हैं जैसे लाइकोपीन है, बीटा कैरोटीन है, EGCG इलाजिक एसिड कहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम इन सब को नियमित रूप से लेते हैं तो हम फ्री रेडिकल डैमेज से बच सकते हैं। हमें फ्री रेडिकल डैमेज से बचने से बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीज़ से हम बच सकते हैं। सो अर्न प्रिंसिपल के बारे में हमने बता दिया, हमारे हेल्थ को हमें कमाना है। और प्रिवेंशन के कैंसर से बचने के लिए कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं जिसको हम सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी तंबाकू सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए नहीं सबके लिए ज़रूरी है ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन। हर रोज़ हम ब्रश करते हैं, आईने के सामने खड़े होकर ब्रश करते हैं, हम अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं। और इसमें हम ओरल कैविटी में अगर कोई तंबाकू खाता है उसमें वाइट पैचेस हो सकता है, रेड पैचेस होते हैं। वाइट पैचेस को ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, रेड पैचेस को एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं और ब्लैक पैचेस को मेलानोप्लेकिया कहते हैं। अगर इस टाइप की कुछ पैचेस है ये प्री कैंसरस कंडीशन हो सकते हैं, यानी कि ये आगे जाके कैंसर में बदलाव हो सकती है। तो इसको अगर ऐसे कुछ हम नोटिस करते हैं तो तुरंत हम किसी भी कैंसर विशेषज्ञ के पास जाके हमें अपने आप को चेकअप करवाना ज़रूरी है। और ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन में मुंह के अंदर हाथ डाल के हम जीभ का पीछे का हिस्से भी एग्जामिन कर सकते हैं। और क्योंकि लिए जीभ का पीछे का हिस्सा एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर कैंसर हो गया तो काफ़ी देर से पता चलता है। अगर हम अपने आप को एग्जामिन करेंगे तो ये हम जल्दी पता लगा सकते हैं। दूसरा है लेडीज़ के लिए स्पेशली मासिक स्तन की स्वयं जांच यानी कि मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। यहाँ हम रेकमेंड करते हैं हर महीने अपने आप को एग्जामिन करना चाहिए, जहाँ पे हम 2 तरीके से एग्जामिन करने का रेकमेंड करते हैं। इसके ब्रोशर्स भी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है और वेबसाइट में आपको इसके ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी मिल सकता है और आजकल के टीवी में भी इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये करना ज़रूरी है, जानकारी नहीं उसकी अप्लाइड नॉलेज यानी कि उसकी इम्प्लीकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं? आईने के सामने खड़े होके अपने हाथ को सिर के पीछे रख के ब्रेस्ट की दोनों हाथों को पीछे सिर के पीछे रखना है और ब्रेस्ट की दोनों साइड की कंपैरिजन करना है। उसमें ब्रेस्ट की स्किन नॉर्मल है, उसमें कहीं अंदर को खींचा हुआ तो नहीं है स्किन, कहीं गांठ तो नहीं दिख रहा है, कहीं निप्पल अंदर को खींचा हुआ तो नहीं है, निप्पल की डायरेक्शन जैसे पहले एक तरीके से था अभी उसके बदलाव है, वो सब हमें देखना होता है। उसके बाद अपने आप को महसूस करना है, फील करके हाथ की फ्लैट से हम फील करते हैं और पूरे ब्रेस्ट को कंप्लीट, चाहे अगर एक जगह से शुरू करें और पूरा 360 डिग्री घूम के अपने आप को एग्जामिन करना है।
मेन मकसद ये है कि सारे एरिया को कवर करना है, सिर्फ एक जगह मिक्स नहीं करना चाहिए। और उसके बाद फिर अंडर आर्म्स यानी कि जो खांख होती है, आर्म पिट जो बोलते हैं, एक्जिला, तो उसको भी एग्जामिन करना होता है। जब एक्जिला को एग्जामिन करते हैं तो हाथ को नीचे ला के एग्जामिन करना होता है। सेम थिंग दूसरे तरफ को भी रिपीट करते हैं। और इसके बाद आईने के सामने खड़े होकर एग्जामिनेशन होने के बाद फिर दूसरा स्टेप होता है बिस्तर पे लेट के सिमिलर एग्जामिन करना है। अगेन हम बिस्तर के लिए नीचे बिस्तर पे लेट के अपना हाथ को सिर के पीछे रख के अपने आप को जांच करते हैं। पूरा ब्रेस्ट को कंप्लीट एग्जामिन करना होता है। जांच करने के बाद अगेन अंडर आर्म्स यानी कि आर्म पिट को भी एग्जामिन करना होता है और सेम थिंग दूसरी तरफ रिपीट करते हैं। और अगर यहाँ पे कोई भी अगर बदलाव दिखता है, अगर सोचिए अभी आप पहली बार अगर आपको कुछ भी गांठ वगैरह दिखता है तो एनीवे आप डॉक्टर के पास जाके अपने आप को चेकअप करवाना ज़रूरी होता है। और अगर आप अभी आपके हिसाब से नॉर्मल है तो फिर जब भी अगर कुछ छोटी सी भी बदलाव है तो कैंसर विशेषज्ञ के पास जाके अपने आप को चेकअप करवाना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, सी कैंसर पर से इज़ नॉट द किलर, कैंसर पर से इज़ नॉट द किलर बट इट इज़ द इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रीटमेंट विच इज़ द किलर। अगर हमें कैंसर पहली स्टेज या दूसरी स्टेज में पाया जाएगा, पता लगाया जाएगा तो हम बीमारी कैंसर को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं।